हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फायर क्लेम्स चैप्टर। तो फायर क्लेम्स चालू करने से पहले हमको दो चीज सीखनी पड़ेगी। एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक और एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये अगर समझ में आ गया तो आगे की फॉर्मूलाज को समझने में आसानी रहेगा। और ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो फॉर्मूला को जितना हो सकता है हम समझने का ट्राई करेंगे। और जिसको समझ में नहीं आता है वो फॉर्मूला को याद करके भी सम सॉल्व कर सकता है। तो ये पार्ट वन होगा हमारा। इसमें हम बेसिक यानी स्पेसिफिकली फॉर्मूलाज पे हम कंसंट्रेट करने वाले हैं कि फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हुए। अगर आपको फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला को भी याद करके सम सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो 30 सितंबर 2020 ये डेट ऑफ फायर था। हमारा डेट ऑफ फायर था 30 सितंबर 2020। यहाँ पे स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू फायर। अब फायर की वजह से अगर कोई स्टॉक डिस्ट्रॉय होता है तो वो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक में काउंट होता है। अब ये फायर की डेट से रिकवर होने में हमको, जो भी हमारा फैक्ट्री पे जला था सब, वो सब ठीक होने में हमको 31 दिसंबर 2020 तक का टाइम लग गया। तो जब ये डेट से ये डेट पे हम आए तो ये डेट का जो बीच का पीरियड था वो अफेक्टेड पीरियड था। पीरियड ऑफ इम्पैक्ट भी बोलते हैं इसको। तो पीरियड ऑफ इम्पैक्ट को हम क्या बोलेंगे? तो पीरियड ऑफ इम्पैक्ट का कैलकुलेशन क्या होगा, ये पीरियड जब इस टाइम से इस टाइम पे हम हमारा बिजनेस लेकर आए, तब हमारा जो बिजनेस पहले चलता था उस फ्लो में नहीं चलेगा। थोड़ा सेल्स भी कम हो सकता है, सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। और प्रॉफिट कम हुआ तो हमारा केस बन जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट का। तो ये चैप्टर समझने के लिए हमको दो चीज देखनी है। फायर की वजह से हमारा लॉस ऑफ स्टॉक भी हो सकता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट है। लॉस ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो इसमें हमको क्या क्या चीजें देखनी है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में हमको सबसे पहले चाहिए लॉस ऑफ टर्नओवर। लॉस ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहला पार्ट हमको चाहिए होता है लॉस ऑफ टर्नओवर का। लॉस ऑफ टर्नओवर हमको सबसे पहले चाहिए। लॉस ऑफ टर्नओवर क्या होता है? सपोज हमारा जो सेल्स ऑर्डिनरी पीरियड में, जब जो प्रीमाइसिस है वहां पे फायर नहीं लगा था, तो हमारी 2 लाख की सेल्स होती थी। बट वो 2 लाख की सेल्स फायर होने की वजह से हो गई 20,000 की। तो हमारा जो लॉस ऑफ टर्नओवर हुआ वो कितना हुआ? 2 लाख माइनस 20,000 यानी 1.8 लाख का। तो हमारा लॉस ऑफ सेल्स फायर की वजह से कितना हुआ वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कैसे हो सकता है? जैसे कि हमारे गोडाउन पे या हमारे प्रीमाइसिस पे फायर लगा। अभी ये हमारा प्रीमाइसिस है, यहाँ पे फायर लगा। अब ये प्रीमाइसिस ठीक होने में हमको 5 महीने लगने वाले, बट ये प्रीमाइसिस इतनी जल गई है कि इसमें अभी और बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे, न्यू प्रीमाइसिस हम रेंट पे लेते हैं और वो न्यू प्रीमाइसिस का हम सेटअप कॉस्ट वगैरह ये सब हम हायर करते हैं इंजीनियर्स को, उसको हम रेडी टू यूज के लिए प्रीमाइसिस को रेडी कर दे। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो सकता है कि ड्यू टू शिफ्टिंग ऑन न्यू लोकेशन ऑन टेम्पररी बेसिस। तो रेंट हो गया, वो प्रीमाइसिस का सेटअप कॉस्ट हो गया, तो ये सब की वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट पे हम होगा लॉस ऑफ टर्नओवर का, सेकंड पॉइंट होता है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का। अब थर्ड पॉइंट आता है रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट। रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट में क्या होता है? जैसे कि ये जो प्रीमाइसिस है या गोडाउन है, इस पे फायर लग गया। अब फायर लगा तो हमको सपोज 100 लेबर्स की जरूरत थी, तो हमने क्या बोला, हमको 100 की बदले अब 50 ही चाहिए। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था जिससे हम लेबर हायर करते, हमने उसको क्या बोला, 100 की बदले अब हमको कितने लेबर चाहिए? 50 लेबर्स चाहिए। तो हमारा सेविंग इन लेबर कॉस्ट कितना हो गया? लेबर फिक्स कॉस्ट है, उनको सैलरी वेजिस जो भी हम देते हैं वो तो देना ही है, काम हो या ना हो। तो हमारा 100 लेबर से अब रिड्यूस होके 50 लेबर्स हो गया। तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितने लेबर्स का कम हुआ? 50 लेबर्स का कम हुआ। तो इसीलिए हमने क्या लिखा इधर, रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट। रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट कितना है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब फिक्स कॉस्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा। ये पीएनएल स्टेटमेंट में हमारा एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि हमको लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए तीन चीज कैलकुलेट करना है। लॉस ऑफ टर्नओवर कितना होता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना होता है, रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट कितना होता है। तो एक एक करके हम सबको समझ लेते हैं कि ये सब कैलकुलेट कैसे होता है।
अभी लॉस ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन इन टर्नओवर। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट में हमने जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमको क्या कैलकुलेट करना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, और किसकी वजह से, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन इन टर्नओवर। रिडक्शन इन टर्नओवर जो हमने ऊपर बताया था कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारा सपोज 100 रुपए का सेल्स होता है, फायर की वजह से 10 रुपए का हुआ, तो रिडक्शन कितना हुआ, 90 रुपीज का, तो वो हमको रिडक्शन इन टर्नओवर में वो कैलकुलेशन में हमको सपोर्ट करेगा। अब रिडक्शन इन टर्नओवर की फॉर्मूला क्या है, तो रिडक्शन इन टर्नओवर जैसे कि हमने 90 रुपीज ऊपर निकाला, वो इनटू एडजस्टेड जीपी रेट। एडजस्टेड जीपी रेट क्या है वो हम नीचे सीखते हैं अभी। फिर सेकंड पॉइंट, एक तो टर्नओवर रिडक्शन का हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट, इन रिडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज हुआ उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कितना कम हुआ, वो कैलकुलेट करो। फिर हमारा प्रॉफिट कितना कम हुआ, लॉस ऑफ प्रॉफिट में ये दो चीज ऐड होगी, बट ये लास्ट वाला पॉइंट लेस होगा। क्यों? क्योंकि सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस यानी सेविंग इन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं इस चैप्टर में। ये क्यों बोलते हैं आगे जाके आपको समझ में आएगा, अभी समझने के लिए आप सिर्फ देख लो। इसको लेस क्यों किया, ये दो को ऐड करते हैं हम, पर ये लेस होगा क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट कम कर रहा है, हम लेबर्स को निकाल रहे, एक्स्ट्रा लेबर्स को, तो उनको निकालेंगे तो उनको वेजिस कम देना पड़ेगा, वेजिस कम देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि एक्सपेंस कम हो रहा है। तो ये दो चीज को हम ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे, जो भी टोटल आया वो हमारा अमाउंट होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट का। अब हम देख लेते हैं ये एक एक चीज का कैलकुलेशन कैसे करना है। अभी सबसे पहले आता है रिडक्शन इन टर्नओवर एंड एडजस्टेड जीपी रेट। रिडक्शन इन टर्नओवर समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि 1 अप्रैल 2020 को फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है हमारा। अब 1 अगस्त को हमारे वहां पे डेट ऑफ फायर यानी फायर अकर हुआ 1 अगस्त को, एंड फायर को अफेक्टेड पीरियड यानी कितना पीरियड तक वो हमारा प्रीमाइसिस अफेक्टेड रहा, तो ये अगस्त पूरा सितंबर पूरा यानी 2 मंथ्स अफेक्टेड पीरियड था। तो अफेक्टेड पीरियड में यानी हमारा ये जो अफेक्टेड पीरियड है, सपोज ये 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 का अफेक्टेड पीरियड है, तो हम क्या देखेंगे कि अफेक्टेड पीरियड में पिछले साल इस टाइम पे कितना सेल्स था, तो स्टैंडर्ड टर्नओवर पिछले साल कितना था, 25 lakhs का। टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का टर्नओवर ऑफ सेम टाइम पीरियड, इसी टाइम पीरियड का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना था, तो 25 lakhs था। अब एक्चुअल टर्नओवर हमारा इस पीरियड में इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ, सिर्फ 2 लाख का हुआ। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि 25 - 2 तो हमारा रिडक्शन इन टर्नओवर होता है 23 lakhs, नहीं। बट ये चैप्टर हमको क्या बोलता है कि तुमने रिडक्शन इन टर्नओवर तो निकाल लिया, फिर करंट ईयर का जो भी ट्रेंड है, जैसे सपोज कंपनी कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, 10% से ग्रो कर रहा है या कितने परसेंट से वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उसको एडजस्टेड यानी स्टैंडर्ड टर्नओवर में उसकी इफेक्ट दो, एडजस्ट करो स्टैंडर्ड टर्नओवर को। तो वो कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। हमारा एडजस्टेड करंट ट्रेंड ऑफ बिजनेस इन स्टैंडर्ड टर्नओवर में हम एडजस्ट करेंगे करंट ट्रेंड ऑफ बिजनेस को। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर हमारा कितना था, 25 lakhs था, बट हमारा बिजनेस क्या करता है, हमारा बिजनेस विटनेस करता है 10% ग्रोथ। सो स्टैंडर्ड टर्नओवर विल बी 25 लाख प्लस 10%, हमारा बिजनेस 10% ईयरली बेसिस पे ग्रो कर रहा है, तो हम उसकी इफेक्ट हमारे स्टैंडर्ड टर्नओवर पे दे देंगे। यानी पिछले साल 25 लाख का टर्नओवर था, तो इस साल 27.5 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, 27.5 लाख का टर्नओवर होना चाहिए था। तो ये न्यू स्टैंडर्ड टर्नओवर हमारा 25 lakhs होगा, नहीं, हमारा टर्नओवर हो जाएगा 27.5 lakhs आफ्टर एडजस्टिंग द करंट ट्रेंड ऑफ बिजनेस। अब स्टैंडर्ड टर्नओवर 27.5 lakhs आ गया, तो रिडक्शन इन टर्नओवर कितना होगा, न्यू स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। एक्चुअल टर्नओवर तो 2 लाख था ही हमारा, स्टैंडर्ड 27.5 lakhs था, तो टोटल 25.5 lakhs हमारा रिडक्शन इन टर्नओवर हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब रिडक्शन इन टर्नओवर तो हो गया, अब एडजस्टेड जीपी रेट हमको कैलकुलेट करना सीखना है। अब एडजस्टेड जीपी रेट के लिए सबसे पहले हमको जीपी निकालना सीखना पड़ेगा, तो जीपी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो ये जीपी रेशियो निकालने की हमारी फॉर्मूला थी। अब इसमें हम देखते हैं
कि हमारा जीपी निकलता कैसे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल्स को क्रेडिट करते, ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होते हैं हमारे वो डेबिट साइड लिख देते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं। जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते। इधर इनडायरेक्ट अगर इनकम कुछ है तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनडायरेक्ट इनकम। ये 100 नहीं है, ये 200 होगा। तो आप जब भी ये रेफर करो वीडियो तो इसको 100 की बदले 200 कर देना। अब बाय ग्रॉस प्रॉफिट 100 हमने ट्रांसफर किया, इनडायरेक्ट इनकम ये 200 हमने इधर ट्रांसफर कर दी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वेरिएबल होते हैं। 50 फिक्स्ड है, 50 वेरिएबल है। अब ये दोनों का एडिशन होगा तो 300 होगा। 300 में से ये दोनों माइनस हुआ 100, तो नेट प्रॉफिट आया 200। अब नेट प्रॉफिट से जीपी पे जाना हो तो हमको कैसे जाना होगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा 200 था, उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो नेट प्रॉफिट के लिए ये ऐड कर देंगे हम। तो 200 प्लस 100 तो 300 हुआ। अब इनडायरेक्ट इनकम कितनी है, 100, सॉरी 200 था ये, तो ये 200 हमने यहाँ पे माइनस किया तो टोटल जीपी 100 आया। तो क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट दिया हो और हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन दी हो तो हम नेट प्रॉफिट से भी जीपी तक पहुंच सकते हैं। समझ में आया। तो हम इसमें इस चैप्टर में हम ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी ढूंढने की बजाय हम ये चैप्टर किसको प्रायोरिटी देता है, नेट प्रॉफिट से जीपी कैलकुलेट करने की। अब ये चैप्टर पे थोड़ा बहुत हमको ये समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ फिक्स्ड एक्सपेंस ही हम कंसिडर करते हैं, वेरिएबल एक्सपेंस को हम कंसिडर नहीं करते, और इनडायरेक्ट इनकम को भी हम कंसिडर नहीं करते। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम सिर्फ फिक्स को कंसिडर करेंगे, फिक्स्ड वाले जो एक्सपेंस है उसको ही कंसिडर करेंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमको अफेक्टेड पीरियड का सेल्स निकालना है। अफेक्टेड पीरियड के सेल्स में हमारा सेल्स कम होगा तो वेरिएबल एक्सपेंस भी कम होगा, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सेल्स के। तो सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल एक्सपेंस बढ़ेगा, सेल्स कम होगा तो वेरिएबल एक्सपेंस कम होगा। इसीलिए इजी करने के लिए फिक्स्ड एक्सपेंस को ही हम यहाँ पे कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। नीचे हम फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे समझाया हुआ है कि हम वेरिएबल एक्सपेंस आर ऑलवेज इन रिलेशन टू सेल्स। जैसे सेल्स इन्फ्लेट होगा वेरिएबल इन्फ्लेट होगा, सेल्स कम होगा वेरिएबल कम होगा, सेल्स जीरो होगा तो वेरिएबल जीरो होगा। वेरिएबल एक्सपेंस यानी सेल्स कमीशन हो गया। अब सेल्स कमीशन कब देंगे, जब सेल्स अकर होगा तभी हम कमीशन पे करेंगे। तो वेरिएबल एक्सपेंस तभी होगा जब सेल्स होगा। तो इफ सेल्स इंक्रीज वेरिएबल एक्सपेंस इंक्रीज, इफ सेल्स डिक्रीज वेरिएबल एक्सपेंस डिक्रीज। देयरफॉर इन कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड जीपी, सिर्फ ये चैप्टर के कैलकुलेशन में जब भी हम एडजस्टेड जीपी निकालेंगे तो वी विल ओनली कंसीडर फिक्स्ड एक्सपेंस एंड वी विल नॉट कंसीडर वेरिएबल एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम। तो हम सिर्फ फिक्स्ड एक्सपेंस को कंसीडर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस। हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा जीपी हो जाएगा। तो हमने नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको हम एक बार देख लेते हैं। एडजस्टेड जीपी निकालने का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट जो भी है वो लिखो, फिक्स्ड एक्सपेंस जो भी है वो लिख दो, वेरिएबल एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम को जरूर नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड है, नॉट टू कंसिडर, नॉट टू कंसिडर। यहाँ पे जो भी आया वो एडजस्टेड जीपी का अमाउंट हमारा हो जाएगा। अब अब इसमें ये चैप्टर में एक और आगे फंडा बताया है कि तुमने वेरिएबल जो भी एक्सपेंस है वो तो माइनस कर दिया, नहीं वो तो करना ही नहीं है कंसिडर। अब फिक्स्ड वाला कंसिडर करना है। अब फिक्स्ड में भी उन्होंने बोला, फिक्स्ड में भी तुमको कौन सा फिक्स्ड लेना है, फिक्स्ड में भी वही फिक्स्ड लेना है जो कि इंश्योर्ड हो। अब हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम किसका मिलता है, जो एक्सपेंस इंश्योर्ड होता है उसका क्लेम मिलता है। तो कायदे की बात है, यानी ये यानी लॉजिक वाली बात है, तो हमको फिक्स्ड एक्सपेंस कौन से लेने पड़ेंगे, तो जो इंश्योर्ड वाले फिक्स्ड एक्सपेंस है सिर्फ वही लेने होंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि हमको ये चैप्टर के लिए एडजस्टेड जीपी जब निकालेंगे तो सबसे पहले तो सिर्फ फिक्स्ड वाला ही एक्सपेंस कंसिडर करेंगे, और फिक्स्ड में भी हम कौन सा जो सिर्फ इंश्योर्ड वाला है वही कंसिडर करेंगे। ये हमने नीचे लिखा है, आके पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। In fixed expense too, we would take only those expense which are insured। फिक्स्ड में भी हम सारे नहीं लेंगे। सपोज
हमारा 1 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है, 1 लाख में से 50,000 का हमने इंश्योरेंस लेके रखा है, तो हम सिर्फ 50,000 को कंसिडर करेंगे, 50,000 को हम इग्नोर कर देंगे। तो इन फिक्स्ड एक्सपेंस वी वुड टेक ओनली दोस एक्सपेंस विच आर इंश्योर्ड। रीजन इसका क्या है, प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन इंश्योरर इंश्योर्ड अमाउंट। इंश्योर्ड अमाउंट के ऊपर इंश्योरेंस का प्रीमियम डिपेंड होता है। इंश्योर्ड अमाउंट ज्यादा तो प्रीमियम ज्यादा, इंश्योर्ड अमाउंट कम तो प्रीमियम कम। अगर हम पूरा इंश्योरेंस नहीं ले रहे तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा जो लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है उसमें अनइंश्योर्ड पे हमको क्लेम क्यों देगा, वो सिर्फ इतने पे ही क्लेम देगा जो कि इंश्योर्ड है। इसीलिए हम इधर इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंस पे ही कैलकुलेशन हमारा करते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा जीपी का, जीपी रेट हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का हम नेट प्रॉफिट लिख देंगे। फिक्स्ड एक्सपेंस, ये हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस होगा, बट कौन सा वाला, सिक्योर स्टैंडिंग चार्जेस। मैंने ऊपर बताया था कि सिक्योर स्टैंडिंग चार्जेस को हम फिक्स्ड एक्सपेंस बोलते हैं ये चैप्टर के लिए। तो नेट प्रॉफिट में सिक्योर स्टैंडिंग चार्जेस ही सिर्फ ऐड करेंगे, तो ये हमको क्या मिलेगा, ये दोनों को एडिशन करेंगे तो ये क्या हुआ हमारा, जीपी हुआ। तो जीपी डिवाइड बाय टर्न ओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी जीपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, तो हमको क्या मिलेगा, जीपी रेशियो मिलेगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अभी सिर्फ इंश्योर्ड वाला ही क्यों हम लेते हैं, उसको नीचे ये एग्जाम्पल से हमने समझाया हुआ है कि सिर्फ इंश्योर्ड वाला क्यों लेते हैं, एक बार वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी फिक्स कॉस्ट हमारा टोटल है 1 लाख रुपीज, सिक्योर्ड है 50,000, अनसिक्योर्ड है 50,000, सेल्स है 6 lakhs का, और ये नेट प्रॉफिट हमारा है 1 लाख का। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट लेके कैलकुलेट करेंगे, और फिर सिर्फ इंश्योर्ड वाला जो कि हम ये चैप्टर में करने वाले, सिर्फ सिक्योर्ड वाला ही हम करने वाले हैं कैलकुलेट। बट समझाने के लिए यहाँ पे हमने दोनों को एक्सप्लेन किया है कि क्यों सिर्फ सिक्योर्ड वाले को ये चैप्टर में प्रायोरिटी दिया जाता है। तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट कितना था, 1 लाख, तो नेट प्रॉफिट लिख दिया 1 लाख। अब यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट, हमारा फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट में से फिक्स कॉस्ट को ऐड करो तो हमको जीपी ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट 1 लाख, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स कितना था, 6 लाख का सेल्स था तो 6 लाख। तो हमारा 2 लाख डिवाइड बाय 6 lakhs इंटू 100, तो जीपी रेशियो कितना आया, 33.33%। तो रिडक्शन हमने जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था, रिडक्शन इन टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी रेशियो, तो रिडक्शन इन टर्नओवर हमारा कितना आया था, 25.5 lakhs। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, पहला जो भी हम निकालेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट, पहली जो हमारा पहला फॉर्मूला था उसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट का, वो उसमें हम वैल्यूज रखते हैं, तो लॉस ऑफ टर्नओवर कितना था, 25.5 lakhs। एडजस्टेड जीपी रेट हमने यहाँ पे निकाला 33.33, तो 25.5 लाख का 33.33 होता है, तो 8.5 लाख का क्लेम अकर होता है। इंश्योरेंस कंपनी को कितना क्लेम देना पड़ेगा, 8.5 लाख, अगर वो पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट कंसीडर करती है तो। अब वो पूरे फिक्स कॉस्ट के बदले सिर्फ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लेती है, या कि जो कि सिक्योर्ड फिक्स कॉस्ट है सिर्फ उसको कंसीडर करती है, तो ये नेट प्रॉफिट जो 1 लाख था वही, वो यहाँ का यहीं आ गया। अब 1 लाख की बदले हम यहाँ पे सिर्फ 50,000 लेंगे, क्यों, क्योंकि सिक्योर्ड वाला सिर्फ 50,000 है हमारे पास, तो यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाय सेल्स का अमाउंट 6 lakhs इंटू 100, तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 6 lakhs, ये 60,000 नहीं है, ये 6 lakhs है, इंटू 100, तो 25% आया। अब इधर 33.33% आ रहा था, इधर 25% आया, आप देख रहे हो, ये अमाउंट कम हुआ तो हमारा जीपी भी कम हो गया। अब जीपी कम हुआ तो हमको इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट होगा, क्योंकि 25.5 लाख का जो हमारा रिडक्शन इन टर्नओवर था उस पे अब उसको 25% ही कैलकुलेट करना है। अब उसका क्लेम का अमाउंट कितना आ रहा है, 6.38 lakhs। अब अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की एंगल से सोचते तो वो 8.5 लाख का क्लेम देना पसंद करेगा या 6.38 लाख का क्लेम देना पसंद करेगा, तो उसको जो पसंद आएगा वो लेसर अमाउंट पसंद आएगी। तो लेसर अमाउंट किस पे आती है, जब हम इंश्योर्ड चार्जेस यानी फिक्स कॉस्ट सिर्फ इंश्योर्ड वाला लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा होगा। तो ये एग्जांपल इसीलिए समझाया गया कि क्यों हम ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला में सिर्फ इंश्योर्ड वाले फिक्स कॉस्ट लेते हैं। यहाँ पे सिक्योर स्टैंडिंग चार्जेस ही हम सिर्फ क्यों कंसीडर करते हैं, वो हमने नीचे फॉर्मूला से समझाया।
क्लेम अमाउंट इज लेस इन सिक्योर्ड फिक्स एक्सपेंस, सो इंश्योरेंस कंपनी फॉलो दिस रूल, यानी वो सिर्फ इंश्योर्ड वाले फिक्स्ड एक्सपेंस को कंसिडर करेगी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड वाले पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड वाला पॉइंट हमारा क्या था? तो सबसे पहले तो हमारा था रिडक्शन इन टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी रेट। हमने वो फर्स्ट वाली फॉर्मूला में वो पढ़ लिया। अब हमारा सेकंड पॉइंट हमको क्या सीखना था? इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग। हमने आग लगने की वजह से दूसरा प्रीमाइसिस रेंट पे लिया, अब उसकी वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ गया, तो अब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, अब हमको वो देखना है। तो सबसे पहले तो हम इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल में तीन जितने भी कैलकुलेशन है वो सब देख लेते हैं, और उसमें से हमको लेना है विच एवर इज लोअर। जितना भी हम कैलकुलेशन देखेंगे उसमें से जो भी सबसे कम अमाउंट है हम वो कंसिडर करेंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट हमारा कितना है? तो एक्चुअल कॉस्ट यानी हमने कितना कॉस्ट अकर कर दिया, यानी रेंट का कितना हुआ, स्टैंड यानी सेटिंग अप कॉस्ट कितना हुआ, सबको टोटल करके यहाँ पे लिख दो। हमने एग्जांपल के लिए 50,000 यहाँ पे लिख दिया। अब रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड क्या होता है? हमने तो ऊपर रिडक्शन इन टर्नओवर सिर्फ इतना ही पढ़ा। अब ये अवॉइडेड क्या होता है? तो हमारा ये फैक्ट्री ए था, इस पे तो आग लग गया, अब इसकी बदले हमने बी प्रीमाइसिस रेंट पे लिया। अब फैक्ट्री ए की जगह पे हम बी पे भी कुछ तो वर्क करेंगे। सपोज यहाँ पे 25 लाख का सेल्स होता था, तो हम यहाँ पे कम से कम 20 लाख का सेल तो करेंगे। तो हमारा रिडक्शन इन टर्नओवर कितना हुआ? रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। तो अगर ये फैक्ट्री रेंट पे नहीं लेते तो पूरा का पूरा टर्नओवर जो 25 लाख का पिछले साल किया था वो पूरा का पूरा अवॉइडेड में आ जाता। बट यहाँ पे हमने रेंट पे लेके 20 लाख का टर्नओवर कर दिया। तो 20 लाख का टर्नओवर जो हमने एक्स्ट्रा का किया, यानी वो फैक्ट्री रेंट पे लेके, तो हमारा टर्नओवर अवॉइडेड अब कितना रह गया? तो 25 लाख माइनस 20 लाख, तो सिर्फ 5 लाख का टर्नओवर अवॉइडेड रह गया। तो रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इंटू एडजस्टेड जीपी रेट हमको करना है। जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम जितनी भी अमाउंट्स आती है उसमें से विच एवर इज लेस लोअर वाली अमाउंट को कंसीडर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ लेते हैं, ये एक्सप्लेनेशन। इफ वी डू नॉट हैव रेंटेड न्यू प्रीमाइसिस अवर टर्नओवर वुड नॉट हैव बीन टेकन प्लेस, यानी रेंट पे हम प्रीमाइसिस नहीं लेते तो टर्नओवर हमारा होता नहीं। सो वी अवॉइडेड रिडक्शन टू सेम एक्सटेंट बाय टेकिंग न्यू प्रीमाइसिस। न्यू प्रीमाइसिस को लेके हमने टर्नओवर को रिडक्ट पूरा रिवॉर्ड रिडक्शन होने से बचा लिया। तो प्रीवियस ईयर में हमारा टर्नओवर कितना था? 50 lakhs का था। इफ वी हैव नॉट टेकन द न्यू प्रीमाइसिस नो टर्नओवर वुड हैव अकर्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में पूरा का पूरा 50 लाख रिडक्शन हो जाता अगर नई प्रीमाइसिस नहीं लेते तो। बट हमारे केस में हमने नया प्रीमाइसिस ले लिया और हमने टर्नओवर भी कर दिया 25 lakhs का उस प्रीमाइसिस पे। जब फायर लगा दो तो हमारा रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड कितना हुआ? 25 लाख का, क्योंकि 50 लाख का टर्नओवर पिछले साल था, इस साल आग लगी उस हिसाब से भी हमने नया फैक्ट्री लेके 25 लाख तो कर दिया, बट कितने से नहीं कर पाए हम, और 25 लाख से हम और नहीं कर पाए। तो टर्नओवर अवॉइडेड 25 lakhs हो गया। समझ में आया होगा इतना। अब थर्ड पॉइंट आता है एक्चुअल कॉस्ट इंटू एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इंटू एडजस्टेड जीपी रेट डिवाइड बाय एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इंटू एडजस्टेड जीपी रेट प्लस अनसिक्योर स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, ये फॉर्मूला समझना है। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो ये आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर याद हो जाता है तो आप याद भी कर सकते हैं। बट हम इसको एक बार समझने का ट्राई करते हैं कि ये फॉर्मूला बोलना क्या चाहता है। अभी एक्चुअल कॉस्ट जो भी है हमारा, उसमें से ये हमारा यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमारा एक्चुअल कॉस्ट है रेंट का, या कुछ भी स्टैंड अप चार्जेस हमने जो भी किया, सेटिंग अप चार्जेस, तो जो भी हमारा कॉस्ट होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है? 1 लाख का है, हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था। उसमें से इंश्योर्ड कितना है? 50,000 है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, उसमें से इंश्योर्ड हमारा 50,000 है। तो हमने एक्चुअल कॉस्ट को कितना ले लिया? ऊपर 50,000 एक्चुअल रेंट हमने कंसीडर किया था इधर, ये वाला 50,000 हमने कंसीडर किया था एक्चुअल रेंट। हमने ये अज्यूम किया है कि रेंट के अलावा हमारा और कोई अभी एक्सपेंस नहीं था। तो हम हमारा अभी एक्चुअल
कॉस्ट कितना हो गया, 50,000। ओके, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 1 लाख का टोटल फिक्स कॉस्ट था, तो इंश्योर्ड हमारा सिर्फ 50,000 था। तो 50,000 हमारा एक्चुअल फिक्स कॉस्ट अभी हुआ है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इंश्योर्ड कितना होगा, तो हम प्रोपोर्शन बेसिस निकालेंगे। टोटल हमारा खर्चा 1 लाख का था फिक्स्ड का, उसमें से इंश्योर्ड कितना हुआ, सिर्फ 50 ही था। तो 50,000 का अगर तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट है, अभी रेंट फिक्स कॉस्ट होता है, क्योंकि तुम बिजनेस करो या ना करो रेंट तो देना ही है, तो हमारा रेंट फिक्स कॉस्ट हुआ। तो इसमें से हमारा इंश्योर्ड पार्ट कितना होगा, तो हमको वो कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये 50,000 इंटू 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख। तो 50,000 इंटू 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख। तो 50,000 जो था हमारा एक्चुअल पेमेंट ऑफ रेंट था, ये 50,000 जो था हमारा इंश्योर्ड वाला था, ये जो इंश्योर्ड वाला अमाउंट है ये था, ये इंश्योर्ड वाला अमाउंट, ये 50,000 ये था। तो ये इंश्योर्ड वाला अमाउंट है वो एडजस्टेड जीपी में भी आ सकता है, क्योंकि एडजस्टेड जीपी का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, वो भी कौन सा, सिर्फ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को हम ऐड करते थे तो हमारा जीपी निकलता था। तो जीपी निकालने के लिए हम कौन सा वाला फिक्स कॉस्ट लेते थे, सिर्फ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस वाला। तो ये जो इंश्योर्ड वाला है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एडजस्टेड जीपी बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये 1 लाख में हमारे पास क्या है फिक्स कॉस्ट में, एक अनसिक्योर्ड है और प्लस सिक्योर्ड है। तो सिक्योर्ड वाले को तो हम क्या बोल सकते हैं, सिक्योर्ड यानी इंश्योर्ड वाले को, तो ऊपर वाला जो इंश्योर्ड था उसको एडजस्टेड जीपी बोला। तो नीचे जो इंश्योर्ड वाला पार्ट होगा उसको हम एडजस्टेड जीपी बोलेंगे, प्लस जो भी अनसिक्योर्ड वाला स्टैंडिंग चार्जेस था वो अनसिक्योर्ड में आ जाएगा। आई होप इतना समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है इधर। तो एक्चुअल पेमेंट, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे कैसा बन रहा है, एक्चुअल पेमेंट है वो तो हमको यहाँ पे करना ही है, मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड जीपी मल्टीप्लाई में है। तो जीपी एडजस्टेड वाला मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय एडजस्टेड जीपी है प्लस अनसिक्योर स्टैंडिंग चार्जेस है। तो एडजस्टेड जीपी है प्लस अनसिक्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, एडजस्टेड जीपी मल्टीप्लाई किससे होता है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब एडजस्टेड जीपी को हम मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर जो भी होगा उससे हम एडजस्टेड जीपी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कहाँ से आया, तो ये आपको सम सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियरिटी मिलेगी कि ये कहाँ से आया। अब ऊपर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर लिखा तो हम नीचे भी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, एक्चुअल पेमेंट इंटू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू एडजस्टेड जीपी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू एडजस्टेड जीपी प्लस अनसिक्योर स्टैंडिंग चार्जेस। तो यही वाला फॉर्मूला हमने नीचे लिखा हुआ है, आपको दिखने को मिल जाएगा एक ही मिनट। एक्चुअल पेमेंट हमने कितना किया, अब एडजस्टेड जीपी रेट ये हमारा सिक्योर्ड वाला है, ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब एडजस्टेड जीपी रेट ये इंश्योर सिक्योर स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड वाले हैं प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये फॉर्मूला कैसे बना ये आपको अभी ऊपर पता है, फिर भी एक बार और सिखाने के लिए हम दिखा देते हैं कि ये कैसे बना था। अभी फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था, 1 लाख था। अभी ये फिक्स कॉस्ट में दो चीज आती है, एक इंश्योर्ड था, एक अनइंश्योर्ड था। इंश्योर्ड कितना था, 50,000। अनइंश्योर्ड कितना था, 50,000। एक्चुअल हमारा एक्सपेंस कितना था, रेंट का, 50,000।
अभी फॉर्मूला हमको प्रोपोर्शनेट वैल्यू लेना है ये फॉर्मूले में। अब प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैसे मिलता है? तो फिक्स कॉस्ट निकालो और सिक्योर का अमाउंट निकालो। तो 1 लाख अगर फिक्स कॉस्ट था, टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख, तो 50,000 उसमें से सिक्योर था। तो हमारा जो पेमेंट था, एक्चुअल पेमेंट ऑफ रेंट 50,000। तो एक्चुअल पेमेंट ऑफ रेंट 50,000 था, तो उसमें से सिक्योर कितना होगा वो हमको ढूंढना है। तो ये जो 50,000 था, ये क्या था? एक्चुअल पेमेंट। अब ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये क्या था? स्टैंडर्ड इंश्योर्ड सिक्योर्ड अमाउंट था। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस को हमने इधर क्या बोल दिया? एडजस्टेड जीपी। क्योंकि एडजस्टेड जीपी निकालने के लिए हमको स्टैंडिंग चार्जेस सिक्योर्ड वाले ही चाहिए। तो सिक्योर्ड अमाउंट जीपी निकालने के लिए हमको सिक्योर्ड वाला फिक्स कॉस्ट ही चाहिए, तो हमने यहाँ पे एडजस्टेड जीपी नाम दे दिया इसको। अब डिवाइड हम किससे करेंगे? फिक्स कॉस्ट टोटल 1 लाख से। तो अब 1 लाख में दो चीज है, एक इंश्योर्ड है, एक अनइंश्योर्ड है। तो इंश्योर्ड वाला जो पार्ट है, वो इंश्योर्ड वाला यही पार्ट हो जाएगा। इस ये सिक्योर्ड अमाउंट है, वो सिक्योर्ड वाले पार्ट को इंश्योर्ड बोलते हैं। तो इंश्योर्ड वाले को हम एडजस्टेड जीपी बोल सकते। और अनसिक्योर्ड था, यानी प्लस अनसिक्योर्ड था, तो प्लस अनसिक्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ऊपर एडजस्टेड से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। एक्चुअल पेमेंट इंटू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू एडजस्टेड जीपी रेट डिवाइडेड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू एडजस्टेड जीपी रेट प्लस अनसिक्योर्ड चार्जेस प्लस अनसिक्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हम देखने जाते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है एक्चुअल पेमेंट इनटू एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया हमने। तो देखने जाएंगे तो जो मल्टीप्लाई करते हैं वो डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हम मैक्स में करते हैं ना, ऊपर अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 3 से डिवाइड कर दो। तो हमने यहाँ वही किया है, इस तरह का ही हमने इधर फॉर्मूला एडजस्ट किया है। अब इंटू एडजस्टेड जीपी रेट, तो ऊपर वाला तो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस आता है, तो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस को हमने क्या नाम दिया है? एडजस्टेड जीपी रेट। हमने बताया था एडजस्टेड जीपी रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में हम इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड करते हैं तो हमारा जीपी निकलता है। तो जीपी निकालने के लिए हम इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस लेते हैं, तो ये इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस ही तो है। इसके लिए इसको एडजस्टेड जीपी रेट बोल दिया हमने। समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला याद करने के लिए हमने ये टेक्निक्स बनाई है। अगर ये समझ में आ जाती है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आती तो आप फॉर्मूला भी पूरा याद कर सकते हो। तो हमने हमारा बेस्ट ट्राई किया कि जिसकी वजह से फॉर्मूला याद रह जाए आसानी से। तो एक्चुअल पेमेंट इंटू एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इंटू एडजस्टेड जीपी रेट डिवाइडेड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, तो ये दोनों ऊपर नीचे आ गया। एडजस्टेड जीपी रेट प्लस अनसिक्योर स्टैंडिंग चार्जेस, ये क्यों किया? टोटल फिक्स कॉस्ट था, टोटल फिक्स कॉस्ट में दो होते हैं, एक अनसिक्योर्ड होता है एक सिक्योर्ड होता है। तो सिक्योर्ड वाले को तो हमने एडजस्टेड जीपी रेट नाम दिया, और ये दोनों को प्लस करते हैं तो ये अमाउंट बनता है। तो अनसिक्योर्ड को हमने प्लस करके ये अलग से लिख दिया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।